नमस्कार। इस वीडियो में मैं अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है, इसके वास्तु के बारे में बात करूंगा। हम अपने स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ मिस्टिक साइंसेज और भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम यहाँ ले जाते रहते हैं मंदिर वास्तु दिखाने के लिए। तो इस पर मैंने काफ़ी पहले लिखा भी था इसी मंदिर के बारे में कॉरपोरेट वास्तु बुक में, और उसमें मैंने पॉइंट आउट की थी कुछ वास्तु के पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले तो आप देखिए लोकेशन। सबसे पहले चाहे वो घर हो, चाहे आपका बिज़नेस है या कोई मॉन्यूमेंट है, हमेशा सबसे पहले लोकेशन देखना चाहिए। मंदिर के बारे में वास्तु की रिकमेंडेशंस हैं कि मंदिर ईशान या पूर्व में होने चाहिए। तो अगर हम मेन दिल्ली को माने, दिल्ली जो कि आप देखिए जो सारी हिस्टोरिकल दिल्ली हैं वो सब यमुना के पश्चिम में बसी हैं। कोई भी हिस्टोरिकल दिल्ली वो यमुना के पूर्व की तरफ नहीं बसी। तो अगर हम मेन दिल्ली, तो इसको मेन माने यमुना के पश्चिम तरफ की दिल्ली को, ठीक है ना। तो इसके पूर्व में ये अक्षरधाम मंदिर है, तो उस हिसाब से ठीक है, वास्तु सम्मत है। लेकिन अब यही यमुना नदी इस मंदिर के पीछे की तरफ बहती है, जबकि आइडियल क्या है, नदी मंदिर के सामने बहनी चाहिए, और पूर्व में हो या उत्तर में हो। लेकिन अब ये पीछे की तरफ है मंदिर के पीछे की तरफ। पहले तो आप देखिए खेल गांव बसा दिया कॉमनवेल्थ गेम में, उनमें भी बहुत भारी समस्या है सीपेज की, मच्छरों की। और अब इस मंदिर में भी टाइम टू टाइम प्रॉब्लम आती रहती है सीपेज की। मैं लगभग हर साल या 2 साल बाद लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो बीच बीच में एक बार मंदिर पूरा बंद था, उसके गिर्द जो एक झील बनाई थी, कृत्रिम झील, उसकी रिपेयर हो रही थी, पूरे मंदिर में सीलन आ गई थी। एक बार जो म्यूज़िकल फाउंटेन है वही बंद था। तो ये सब समस्याएं हैं। वो पीछे बंद बेशक बना दिया गया है, पुश्ता बना दिया, लेकिन यमुना का पानी नीचे नीचे आप देखिए विकास मार्ग तक पहुंच गया था 2010 में, जब काफ़ी वाटर लेवल हाई हो गया था। तो नीचे पूरा रेत ही रेत है। तो ये जो मंदिर है ये फ्लड जोन में आता है। यमुना का जो फ्लड जोन है उसमें आता है, डूब क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम रहेगी सीपेज की। यमुना पीछे की तरफ हो गई, और आगे इसके सामने एक फ्लाईओवर है। तो अगर फेंग शुई के फंडे उनको माने तो एक हिसाब से ये जो फ्लोइंग, आप ये कह लीजिए रनिंग ट्रैफिक इज़ लाइक रनिंग वाटर, तो एक हिसाब से वो ठीक है। हालांकि उसमें भी दुर्घटनाएं हो गई हैं बहुत सारी। फ्लाईओवर से जब लोग, अब देखना, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो सामने मंदिर में मुख्य जो गुरुजी हैं उनकी मूर्ति दिखती है, बहुत सजी धजी, बहुत सुंदर। तो लोग उसकी सुंदरता में खो जाते हैं और कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये जो वास्तुशास्त्र में कहा गया ना कि देवता की नज़रों में सामने कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इस फ्लाईओवर पर बेसिकली इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया जाना चाहिए कि सामने एकदम मंदिर ना दिखे, कुछ शेडिंग वगैरह करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो अब आप देखिए मंदिर का ओवरऑल जो लोकेशन है उसमें कुछ पॉजिटिव बात क्या है, और कि वहाँ पर अब मेट्रो स्टेशन बन गया है, उससे लोग इजीली आ सकते हैं वहाँ पर। फिर मंदिर के दक्षिण की तरफ एक बहुत चौड़ा रोड है, ठीक है, जो कि आगे यमुना पार करता है। तो इस तरह से मंदिर के दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ रोड है, तो खुला है काफ़ी एरिया। अब देखो इसका जो सारा
पूरा लैंड है, प्लॉट है। प्लॉट मंदिर का आइडियली होना चाहिए स्क्वायर, लेकिन ये है ट्रेपेजॉइडल, तो इस तरह से इतना शुभ नहीं है। लेकिन अब इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है, वास्तु के फंडे लगाने की कोशिश की गई है इसमें। इसके लगभग 9 बराबर पार्ट कर दिए गए हैं और देखो आप मंदिर लगभग बीच में है बिल्कुल, जो कि मॉन्यूमेंट वास्तु या मंदिर वास्तु के लिए आइडियल है। घर में जो ब्रह्म स्थान होता है उसको खुला रखना चाहिए, लेकिन जब मंदिर वास्तु है या मॉन्यूमेंट वास्तु है तो उसमें जो मेन टेम्पल है या मॉन्यूमेंट है वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए और बाकी सब यूटिलिटीज़ या और चीज़ें उसके इर्द गिर्द। तो अब देखो यहाँ पर ईशान में पार्किंग दे दी गई है। ईशान खुला होना चाहिए वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, उसमें पार्किंग दे दी गई है। जो ईस्ट जोन है पार्किंग के साथ में, वहाँ मंदिर के बिल्कुल सामने उसको थोड़ा डाउन करके उसमें गार्डनिंग कर दी गई है और उसमें पूरे भारत की 2-3 हज़ार साल की हिस्ट्री पूरी वो दिखाई गई है। और एकदम इसमें आप देखो जो साउथ ईस्ट एरिया है उसमें यूटिलिटीज़ या मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया। ठीक है, बिल्कुल बीच में मंदिर है और मंदिर की जगती काफ़ी ऊंची है, वो होनी चाहिए, उसकी सैंक्टिटी इस तरह बनी रहती है। ईस्ट फेसिंग है मंदिर। मंदिर के साइड में दक्षिण की तरफ जो बावड़ी शैली में, मतलब वापी के स्टेप वेल उसमें होते हैं, उस शैली में इन्होंने म्यूज़िकल फाउंटेन बना दिया है। साउथ में बेसिकली ऊंचा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डाउन कर दिया गया, उसको खोद दिया गया है। बावड़ी नुमा आर्किटेक्चर है पूरा और वहाँ सभी लोग बैठते हैं और फिर एंजॉय करते हैं म्यूज़िक फाउंटेन का, लाइट एंड साउंड शो का, जो कि एक हिसाब से इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन फिर उस म्यूज़िकल फाउंटेन के गिर्द गैलरीज बनाई गई हैं कवर्ड, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रंग मंडप हैं जिनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है। फिर एक बोट राइडिंग है, वो भी कवर्ड है सारा, उसमें बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उन सबको लोग एंजॉय करते हैं। तो वो एक हिसाब से हैवी कंस्ट्रक्शन ठीक है। तो पहले अब ज़रा मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो मंदिर ये मेनली नागर शैली में बना हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर है। इसमें जो मेन डोर है वो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ मेन डोर होने से क्या होगा, पॉपुलैरिटी मिलती है, प्रसिद्धि, यश, सम्मान। तो एकदम ये पॉपुलर हो गया, एकदम ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया इसका नाम, अक्षरधाम टेम्पल का। और दिल्ली टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उसकी भी लिस्ट में है अब ये। और फिर एक दरवाज़ा नॉर्थ में है, वो भी जनरली खुला रहता है। नॉर्थ भी शुभ दिशा मानी गई है, ठंडी दिशा है उत्तर भारत के हिसाब से। फिर साउथ में भी एक दरवाज़ा है, वो आधा खुला रहता है, पूरा नहीं खोलते उसको। फिर आइए मूर्ति जो है मेन, जो उसके एकदम पीछे दरवाज़ा है वो वेस्ट में है। वो अंदर से जब आप परिक्रमा करेंगे मूर्ति की तो वो लगता है आपको कि दरवाज़ा है, लेकिन जब बाहर से आप परिक्रमा करेंगे तो आप देखेंगे कोई दरवाज़ा नहीं है। तो वो सूडो डोर है, दिखावे के लिए है, वो असलियत में है नहीं। तो इस तरह से मूर्ति जो है उसकी पीठ प्रोटेक्ट कर दी गई है। पश्चिम में कोई ओपनिंग नहीं है, केवल उनके प्रतीक चिन्ह और उनकी स्मृति चिन्ह, दूसरी चीज़ें वहाँ प्रदर्शित हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं है उधर। तो इस तरह से अब आइए मेन थिएटर की बात करते हैं, जिसमें स्वामी नारायण जी के बारे में लगभग 40-45 मिनट की एक मूवी दिखाई जाती है। इसके बारे में मैंने 2018 में अपनी बुक कॉरपोरेट वास्तु में लिखा था, इसमें जो वास्तु डिफेक्ट थे उनके बारे में, और उसमें अब काफ़ी सुधार किया जा चुका है। इसमें मैंने लिखा था कि इसकी सीट्स गड़बड़ हैं, इसमें बहुत स्टीप स्लोप है,
इसके बाद सीटों के एंड में खाली जगह पड़ी है जिसमें कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो रेक्टिफाई कर दिया गया अब। लेकिन अभी भी इसका पर्दा इतना बड़ा है कि एक बार में आप किसी भी जगह से बैठ के पूरा पर्दा देख नहीं सकते, कुछ सा कटा रह जाता है, जो कि एक वास्तु दोष है। फिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेस्ट होता है कि प्रोजेक्टर नैऋत्य में हो, मतलब छाया। नैऋत्य क्या है? राहु की दिशा है। राहु क्या? छाया ग्रह है, मायावी है, माया की दिशा है ये। और इसकी छाया कहाँ पड़े? ईशान में पड़ेगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और वहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी आप तक, जो दर्शकों तक, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। यहाँ पर पर्दा लगभग उत्तर में है, और जो सभी दर्शक बैठे होते हैं वो साउथ की तरफ बैठे हैं, और धीमे धीमे ऊपर की तरफ ऐसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो एक हिसाब से बढ़िया है ये वास्तु के हिसाब से। तो आप देखिए, जो वास्तु पुरुष पर उपदेवता विराजमान हैं, उनमें एक हैं वितत, जिनको के सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है कलयुग के अप्रतिम पुत्र धर्म। और फिर एक है गंधर्व। गंधर्व को कहा गया है नारद मुनि है ये, तो गंधर्व का सीधा संबंध गाने बजाने से है, ललित कलाओं से भी है। और फिर एक उपदेवता है भृंगराज, जिनको कहा गया है कि वो निऋति के पुत्र हैं, राक्षस हैं। और राक्षसों के बारे में ये है कि वो मायावी थे। रावण की कहानी याद है ना, कि उसने माया से सीता का हरण कर लिया था। तो राक्षस अपने आप को कुछ का कुछ दिखाते थे, रूप बदलने में बहुत माहिर थे, पाखंडी थे। तो ये सब भी, मतलब दक्षिण में भी प्रोजेक्टर हो सकता है, तो उस हिसाब से ठीक है ये। तो इस तरह से आप देखिए, कुछ चीज़ें इसमें वास्तु के हिसाब से हैं, करने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ बहुत वास्तु के उलट हो गई हैं।